दशकों से हम गर्व से कहते आए कि हमारे देश की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन इस गर्व के नीचे एक खामोश युद्ध छिपा है, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी। ये विभाजन हर दिन गहराई होती जा रहा है। उत्तर भारत को अधिक महत्व मिलता है, जबकि दक्षिण भारत को अक्सर दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। और सच्चाई ये है, जब भी दक्षिण भारत केंद्र सरकार के नियमों का पालन करता है तो हमेशा हमें ही नुकसान होता है। टैक्स का उदाहरण लीजिए। क्या आपको पता है कि कर्नाटक को उसके 100 योगदान पर केवल 13.9 वापस मिलते हैं, तमिलनाडु को थोड़ा बेहतर 29.7 मिलते हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को देखते हैं तो उन्हें 333 और 922 मिलते हैं। क्या ये न्याय संगत है? इस पर मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। और ये टैक्स तक ही सीमित नहीं है। अब प्रातिनिधित्व की बात करें, 2026 की डिलिमिटेशन में उत्तर प्रदेश को 48 एमपी सीटें मिलेंगी और बिहार को 30 एमपी सीटें मिलेंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नियमों का पालन नहीं किया। वही तमिलनाडु को केवल 2 एमपी सीटें मिलेंगी और केरला 1 सीट खो देगा। क्यों? क्योंकि हमने केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जनसंख्या नियंत्रण नियमों का पालन किया, लेकिन इनाम मिलने की बजाय हमें सजा मिलती है लोकसभा में कम आवाज के रूप में। और अब यही स्थिति हिंदी के साथ हो रही है। एकता और बेहतर संवादन के नाम पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और अन्य भाषाओं पर हिंदी को डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है, दक्षिण भारत को सफल होने के लिए हिंदी की जरूरत नहीं है। शिक्षा, टेक्नोलॉजी और शासन से लेकर हर क्षेत्र में दक्षिण भारत आगे है। अब हिंदी पर बात करते हैं। दक्षिण भारत की आधिकारिक भाषाओं के विपरीत हिंदी को शास्त्रीय भाषा का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त नहीं है। आप देख सकते हैं, शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्राइटेरिया और सभी 11 शास्त्रीय भाषाओं की लिस्ट। और ये केवल भाषा या प्रातिनिधित्व की बात नहीं है, ये अस्तित्व की बात है। जब भी हिंदी तोपी जाती है, दक्षिण भारत विरोध करता है, जिद के कारण नहीं बल्कि अपनी पहचान खोने के डर से। हमने इसे पहले भी देखा। मुंबई में मराठी को देखिए, एक समय में प्रमुख भाषा आज हिंदी और इंग्लिश के कारण हाशियों पर चल गई। हम नहीं चाहते कि हमारी भाषाएं, चाहे तमिल हो, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ा, उसी स्थिति में पहुंचे। और सच्चाई ये है, ये केवल मुंबई की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत में हो रहा है। लेकिन हिंदी तोपे जाने पर लोगों की प्रतिक्रिया राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर आप तेलुगु या मलयालम भाषी लोगों पर हिंदी तोपने की कोशिश करेंगे तो वे शिकायत करेंगे, लेकिन ज्यादातर इसे नजरअंदाज कर देंगे जब तक उसकी राज्य सरकार इसका समर्थन ना करे। लेकिन तमिलनाडु, यह ये संभव ही नहीं है। तमिल लोग अपनी सरकार की स्वीकृति का इंतजार नहीं करते। जैसे ही उन्हें हिंदी तोपे जाने का एहसास होता है, वे अपने पहचान और संस्कृति की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। ये विरोध नया नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। ये इतिहास में गहराई तक जुड़ा हुआ है, जो 1960 के दशकों के एंटी हिंदी आंदोलन से शुरू हुआ था। उस समय दक्षिण भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया, जब हमारी पहचान की रक्षा करने की बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यह एक और चिंता है। अगर आप कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु को देखिए, ये केवल हिंदी का विरोध नहीं है। वे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और यहाँ तक कि इंग्लिश जैसी सभी भाषाओं का विरोध करते हैं। असल समस्या तब शुरू होती है जब ऑटो ड्राइवर्स और प्रो कन्नड़ा समूह गैर कन्नड़ा भाषियों और गैर कन्नड़ा साइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। इसे और भी खराब बनाता है सरकार की भूमिका, जो इन भावनाओं को भड़काती है। जैसे नीतियाँ, प्राइवेट सेक्टर की 70% नौकरियां कन्नड़ा लोगों के लिए रिजर्वेशन करना। ये नीतियाँ संरक्षणात्मक लग सकती है, लेकिन इसका विपरीत अक्सर हो सकता है। लंबे समय में ये नीतियाँ न केवल कर्नाटक की प्रगति को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि पूरे देश की एकता को भी कमजोर कर सकती है। दक्षिण भारत के लिए ये केवल भाषा पर बहस नहीं है, यह हमारी संस्कृति, इतिहास और गर्व की रक्षा करने की बात है। वही तत्व जो हमारी पहचान को परिभाषित करते हैं। हमारा संविधान 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना इतिहास और योगदान है। कोई भी भाषा दूसरी से ना तो श्रेष्ठ है और ना ही कमतर, और सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए हम किसी एक भाषा के डोमिनेंस को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, मेरी मातृभाषा तेलुगु है और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन उत्तर भारत में की। वह जीवित रहने के लिए, जैसे यात्रा करना या बाजार से सामान खरीदना, मुझे हिंदी सीखनी पड़ी और मैंने सीखी। यही नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो दक्षिण भारत आते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, मुझे गर्व है कि उत्तर भारत में 4 साल रहने के बाद भी मैंने कभी हिंदी सीखने या बोलने की कोशिश नहीं की और इसे मेरी व्यक्तिगत पसंद बताऊं, क्या ये घमंड भरा नहीं लगेगा? ऐसा व्यवहार वहाँ के स्थानीय लोगों के प्रति असम्मानजनक लगेगा। और यही सिद्धांत उन लोगों पर लागू होता है जो दक्षिण भारत आते हैं। अब राजनीति की बात करते हैं। राजनेता अक्सर दावा करते हैं कि भारत को एकता और बेहतर संवादन के लिए एक सामान्य भाषा हिंदी की जरूरत है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या उनके बच्चे हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्या वे हिंदी में डिग्रियां ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उनके बच्चे शीर्ष अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो अगर वे हिंदी पर निर्भर नहीं है तो बाकी हमसे ये क्यों अपेक्षा की जाती है? अगर केंद्र सरकार वाकई हिंदी को राष्ट्रीय एकता के लिए बढ़ावा देने के लिए समर्पित है तो
तो वे एक साहसिक कदम क्यों नहीं उठाते? क्यों ना एक कानून पारित करे जिसमें सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट, केवल हिंदी में पढ़ाए। क्या उनमें ऐसी नीति लागू करने का साहस है? बिल्कुल नहीं। वे जानते हैं कि इससे भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं बर्बाद हो जाएगी। सोचिए, पूरा MBBS या इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ना, ये संभव ही नहीं है। फिर भी वे हमसे हिंदी सीखने की अपेक्षा करते हैं और भारत की एकता की कमी के लिए हमें ही दोषी ठहराते हैं। सच्चाई यह है कि हम पहले से ही एकजुट है। हिंदी तोपने का प्रयास ही हमें विभाजित करता है। आजादी के बाद से एक सामान्य भाषा का विचार संवेदनशाली और विवादास्पद मुद्दा रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे समझा। उन्होंने एक बहुभाषी राष्ट्र की कल्पना की थी जो अपने लोगों की विविधता का जश्न मनाए। हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया था, न कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में। इरादा था कि हिंदी को अंग्रेजी के साथ प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बढ़ावा देना, दूसरी भाषाओं को दबाने या हावी करने के लिए नहीं। लेकिन समस्या यही से शुरू होती है। हिंदी को बढ़ावा देना अक्सर हिंदी तोपने में बदल जाता है। दक्षिण भारत के लिए ये केवल एक और भाषा सीखने की बात नहीं है, यह हमारी पहचान की रक्षा करने और बाहरी दबावों के खिलाफ हमारी भाषाओं को बचाने की बात है। कल्पना कीजिए, एक तेलुगु भाषी जो 80 मिलियन से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे ये बताया जाए कि उसकी भाषा किसी तरह द्वितीयक है, या एक तमिल भाषी जिसकी भाषा का विश्व के सबसे पुराने साहित्य में से एक है, से कहा जाए कि बस हिंदी अपना लो। क्या ये एकता है या भाषाई डोमिनेशन? आप ही बताइए। फिर ये धारणा भी है कि दक्षिण भारतीय, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटका, बेंगलुरु को छोड़कर उत्तर भारतीय के प्रति जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, अनफ्रेंडली है। शायद हाँ, कुछ अलग थलग घटनाएं हो सकती है, लेकिन पूरे क्षेत्र को अनवेलकमिंग कहना भ्रामक और अनुचित है। ये दक्षिण भारत की लंबे समय से चली आ रही अतिथि सरकार और समावेशिता की परंपराओं को मिटा देता है। वास्तव में दक्षिण भारत बेंगलुरु को छोड़कर हमेशा विविधता को अपनाने और पूरे देश के लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऐसी झूठी कहानियां सिर्फ अनावश्यक विभाजन पैदा करते हैं, जो असली एकता और सह अस्तित्व की भावनाओं को धुंधला कर देती है। चलिए निष्पक्ष रहे। एक सामान्य भाषा के रूप में हिंदी के अपने फायदे हैं। इसे भारत की 40 से अधिक जनसंख्या बोलती है, जिसे ये संवाद के लिए एक व्यवहारिक माध्यम बनती है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में हिंदी रोजमर्रा की जिंदगी की मुख्य भाषा है, जो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सहजता से जुड़ती है। और हाँ, एक सामान्य भाषा बाधाओं को तोड़ने और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। लेकिन समस्या यही से शुरू होती है। एकता का मतलब समानता नहीं है। जब किसी भाषा को तोपा जाता है तो ये पुल की बजाय बुलडोजर जैसे महसूस होता है, जो पहचान को मिटाता है, अपनाने की बजाय। यही कारण है कि दक्षिण भारत का प्रतिरोध इतना मजबूत है। यहाँ तक कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जैसी संस्थाएं, जो भारत की वैश्विक सफलता का प्रतीक है, अपने आधिकारिक संवाद अंग्रेजी में करती है, हिंदी में नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी एक तटस्थ समावेशी मंच प्रदान करती है। ये किसी भी भाषाई समूहों को अलग थलग नहीं करती और ये सुनिश्चित करती है कि हर आवाज सुनी जाए। आज टेक्नोलॉजी हमें किसी भी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंडों में करने की सुविधा देती है। और ईमानदारी से कहे, आज के समय में ज्यादातर लोग बेसिक इंग्लिश जानते हैं। हम आपसे इंग्लिश में संवाद करते हैं, आप हमसे इंग्लिश में संवाद करते हैं, और हम सभी मिलकर पूरी दुनिया से इंग्लिश में जुड़ते हैं। हाँ, इंग्लिश की जड़ें औपनिवेशिक इतिहास में है, लेकिन आज ये औपनिवेशिक प्रभाव की बात नहीं रह गई। यह एक वैश्विक उपकरण बन गई है। संचार, शिक्षा और प्रगति के लिए ये एक ऐसी भाषा है जो अवसरों के द्वार खोलती है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। दक्षिण भारत का प्रतिरोध हिंदी या उत्तर भारत के खिलाफ नहीं है। ये समानता, न्याय और सम्मान की लड़ाई है। हमें अपनी भाषाओं, अपनी संस्कृति और इस राष्ट्र में किए गए अपने महत्वपूर्ण योगदान पर अत्यधिक गर्व है। लेकिन अगर एकता का मतलब हमारी पहचान को मिटाना या हमारी आवाजों को दबाना है, तो वह एकता नहीं है, वह दमन है। और टैक्स वितरण के मुद्दे पर यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। हमारी समस्या उत्तर भारतीय राज्यों से नहीं है, जैसे मैंने पहले उत्तर प्रदेश या बिहार का जिक्र किया था, बल्कि केंद्र सरकार से है। दरअसल अगर उत्तर भारतीय राज्य दक्षिण भारतीय राज्यों के समान स्थिति पर विकसित हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार उन्हें आवंटित धनराशि को कम कर देगी, जैसे वह वर्तमान में दक्षिण भारतीय राज्यों और महाराष्ट्र के साथ करती है। असली मुद्दा यह है कि हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसा अक्सर पिछड़े राज्यों को विकसित करने के नाम पर बर्बाद हो जाता है। दशकों से इन क्षेत्रों को फंडिंग मिलने के बावजूद वादा किए गए विकास कहीं नहीं दिखता। सड़कों की हालत निर्माण के 1 साल के भीतर खराब हो जाती है और फुल उद्घाटन से पहले या उसके तुरंत बाद ढह जाते हैं। ये असफलता एक गहराई समस्याओं की ओर इशारा करती है, अक्षमता और भ्रष्टाचार, जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार से हमारी मांग सरल है, जवाबदेही सुनिश्चित करे। ये सुनिश्चित करे कि संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो, बर्बाद नहीं। भारत को राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता नहीं है, जो इसे सच में चाहिए वो है आपसी सम्मान की भाषा। क्यों ना भाषाई विविधता का जश्न मनाया जाए, क्यों ना हिंदी सिखाई जाए, साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और अन्य भाषाओं
भाषाओं भी। बच्चों को बहुभाषी बनाकर बड़ा होने दे, अपने पड़ोसियों की भाषाओं और संस्कृतियों की सुंदरता की सराहना करने दे। समाधान किसी भाषा को तोपने के बारे में नहीं है, ये आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करने के बारे में है। हिंदी को पुल बनाने दे, बुलडोजर नहीं। इसे हमें जुड़ने दे, ना कि हमें कुचलने दे। आइए एक ऐसा भारत बनाए जो हर आवाज, हर संस्कृति और हर भाषा का जश्न मनाए। तो आइए खुद से पूछे, हम किस तरह का भारत चाहते हैं? क्या हम ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो अपनी विविधता को दबा दे, जो साथ उठे, हर आवाज, हर भाषा और हर संस्कृति का जश्न मनाए? चुनाव हमारा है।